26 घर में हुई शादी की तैयारी और साजिश। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माई पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माई पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड 22-21 अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माई पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। अगली सुबह ईशा हमेशा की तरह अपनी कॉलेज गई। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी थी। सफ़ेद चिकनकारी सूट सलवार और दुपट्टे के साथ बालों की लंबी सी छोटी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, अपने सीने में कुछ किताबें दावे वह आगे चलती जा रही थी, जब एक जोड़ी ब्राउन आंखें उसे ही दूर से निहार रही थी। इस वक्त उन आंखों में ईशा के लिए एक मोहब्बत और शिद्दत थी। उसे इंसान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, हल्के घुंघराले बाल जिसे उसने जेल से सेट किया हुआ था, आंखों पर राउंड चश्मा। वह इंसान न जाने कब तक जिया को निहार रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और स्माइल करते हुए कहा, क्या यार अली सिर्फ उसे दूर से निहारता ही रहेगा या कभी बात करने की हिम्मत भी करेगा? 2 साल से देख रहा हूँ तुझे, बस उसे दूर से ही देखता है। उसी इंसान की बात सुन घुंघराले बालों वाला लड़का अली चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोला, क्या करूं यार, हिम्मत ही नहीं होती। 1-2 बार कोशिश की, लेकिन वह है कि अपनी नज़र उठाकर भी किसी को नहीं देखती। कोई इतना सीधा साधा कैसे हो सकता है? इसलिए बस उसे दूर से निहार कर ही अपना मन बहला लेता हूँ। इतना कहकर वह इंसान अली दोबारा पलटकर ईशा को देखता है तो ईशा अब उसे नजर नहीं आई और वह अपनी नज़र इधर उधर करते हुए, अरे कहाँ गई वह, अभी तो यही थी, शायद क्लासरूम में पहुंच गई होगी। इतना कहकर वह क्लासरूम की तरफ निकल गया। वही ईशा जो क्लासरूम की तरफ ही जा रही थी, अचानक ही कोई उसे पीछे से पकड़कर साइड में ले जाकर जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा और उसकी इस हरकत से ईशा अचानक ही हैरान रह गई। ईशा ने जैसे ही उसे इंसान का चेहरा देख झटके से उसे खुद से दूर किया। सम्राट, ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? तभी वो लड़का जिसका नाम सम्राट था मुंह बनाते हुए बोला, क्या हुआ जान, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ? मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम कुछ दिनों से मुझे इग्नोर कर रही हो, फ़ोन और मैसेज कभी जवाब नहीं देती। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम जानती हो तुम्हें सिर्फ एक बार देखने के लिए मैं कितना बेचैन हो रहा हूँ। सम्राट की बात पर ईशा अपनी आंखों में नमी लिए मायूसी से बोली, अब तुम्हें मेरे बिना रहने की आदत डालनी होगी सम्राट। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, हम दोनों का मिलान नहीं हो सकता, क्योंकि अम्मी जान कभी भी हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होगी और अब तो मेरी शादी भी फिक्स हो चुकी है। इनफैक्ट अगले हफ्ते ही मेरी शादी है, प्लीज़ मुझे भूल जाओ सम्राट। इतना कहकर ईशा वहां से जाने लगी जब सम्राट गुस्से से मुंह बनाते हुए उसका कंधा पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। तुम मुझे छोड़कर किसी और की हो जाओगी? हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, समझी? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तभी ईशा आंखें नीचे करके रोते हुए भरे हुए गले के साथ बोली के, मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और उसे इस तरह जाता हुआ देखा वह लड़का सम्राट गुस्से से पागल होने लगा था। तभी जिया जो वही कुछ दूरी पर खड़ी थी, ये सब देख अपने होठों पर एक इवेंट स्माइल, अरे वाह दैट्स अमेजिंग, सोचा नहीं था कि इस भोली भाली गए जैसे चेहरे वाली लड़की के पीछे भी एक शैतान लड़की होगी। इसका बॉयफ्रेंड वह भी मेरी ही नाक के नीचे लगता है, खुदा मुझ पर बहुत मेहरबान है। अब तक मैं इसकी शादी तुड़वाने का आइडिया सोच रही थी और आइडिया तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। माय स्वीट एल्डर सिस्टर, आप देखो मैं कैसे तुम्हारी लव मैरिज करवाकर अपनी मैरिज का रास्ता साफ करती हूँ। आई नो कि तुम्हारी चॉइस इतनी ही घटिया होगी, तभी तो इस मावली सड़क छाप शराबी सम्राट से प्यार कर बैठी। तुम द ग्रेट बिजनेसमैन रेहान खान के बराबर बैठने लायक ही नहीं हो, तुम्हारी जगह तो सड़कों पर ही है उन लोग क्लास लोगों के साथ। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा ही देती हूँ। कहते हुए जिया के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी और अब कुछ दिनों बाद खान विला में शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी।
जहां दुल्हन ईशा के लिए शॉपिंग में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लहंगे, ज्वेलरी और एक्सपेंसिव गिफ्ट आए थे, लेकिन उसके होठों पर खुशी का नामोनिशान नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ रेहान अभी भी अपने कमरे में बैठे ऑफिस का काम कर रहा था। उसे भी देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि आज उसकी शादी है। चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह लगातार खुद को काम में मशरूफ रखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह अपने कमरे में ही खुद को बिजी रख रहा था। तभी उसे किसी की कॉल आई और वह फोन पर बात करते हुए अपने कमरे की बालकनी की तरफ चला गया। खान विला को काफी खूबसूरती से सजाया गया था और हमारी चाहत भी डेकोरेशन करने में अपना फुल योगदान दे रही थी। उसके चेहरे की चमक देखने लायक थी, और वो भी क्यों ना, आखिर उसके सुपर हीरो की शादी जो थी। तभी नाज बेगम स्माइल करते हुए बोली, अरे चाहत बेटा, ये आपका काम नहीं है, आप इसे रहने दो। नहीं नाज खाला, हम अपने सुपर हीरो की शादी में खुद डेकोरेशन करेंगे, तभी तो लोग सालों तक इस खूबसूरत शादी को याद रखेंगे। वही रेहान, जिसने अभी अभी बालकनी में आकर कॉल डिस्कनेक्ट की थी, उसकी नज़र गार्डन में डेकोरेशन करवा रही चाहत पर गई और उसे देखा उसका गुस्से से पारा हाई होने लगा था। वह अपनी नीली नज़रों से चाहत को घूर रहा था और मुंह बनाते हुए बोला, ओह माय डेविल, ये लड़की हमारा दिमाग खराब कर देगी। इसे हमारी शादी की इतनी खुशी क्यों हो रही है? रेहान गुस्से में बालकनी की रेलिंग को मुट्ठी में दबोच अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, आई कांट टॉलरेट दिस एनीमोर, हमें यहाँ से जाना होगा। अगर हम यहाँ रहे तो पता नहीं क्या कर जाएंगे। इतना कहकर उसने जैसे ही रेलिंग को छोड़, अचानक ही उसकी रेलिंग टूटकर धड़ाम से नीचे गार्डन में गिरी, जिसकी आहट भर से कुछ दूरी पर खड़ी चाहत घबराकर पीछे देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। या अल्लाह, ये कैसे हुआ? रेहान अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही हाल में ज्वेलर ईशा के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव और हीरो से जड़े हुए हार दिखा रहा था, जिससे शबनम बेगम की नीयत में खोट आ रही थी। उनकी आंखें चौंधिया गई थी इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी देखकर, और वो ईशा को साइड कर जल्दी जल्दी खुद के ऊपर ही ज्वेलरी ट्राई कर रही थी। उनकी ऐसी हरकतें देखकर ज्वेलर भी हैरान था। तभी नाज बेगम, माफ कीजिएगा शबनम आपा, बट ये ज्वेलरी आपके लिए नहीं होने वाली, दुल्हन के लिए है, सो प्लीज आप उसे ही ट्राई करने दीजिए। तो शबनम बेगम खिसियानी हंसी हंसते हुए, हे वो तो हम ईशा के लिए ही देख रहे थे। शबनम नाम है हमारा, ऐसे बहुत सी ज्वेलरी हमारे पास पड़ी है। ये बोलकर वो वहां से 9-2-11 हो जाती है। आज मेहंदी का और हल्दी का फंक्शन, बट रेहान आज भी फंक्शन से गायब था। ईशा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। येलो लहंगे में उस पर अलग ही निखार आ रहा था, और हमारी महज 12 साल की चाहत जो आज पूरी कयामत ढा रही थी, येलो अनारकली सूट और हाथों में फूल पहने हुए वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके होठों की वह प्यारी मुस्कान, नीली आंखें, लाइट ब्राउन हेयर जिसे उसने बहुत ही खूबसूरत मेसी बन बना रखा था, बालों में खूबसूरत तियारा और चेहरे पर कुछ लंठे लटकी हुई, वो हर फंक्शन को फुल एंजॉय कर रही थी और खुशी से नाच रही थी। ईशा को मेहंदी लगाई जा रही थी और हमारी चाहत बैठकर मिठाई खा रही थी। तभी मेहंदी वाली ईशा की मेहंदी पर रेहान का नाम लिखती है, तो चाहत देख लेती है और भागती हुई आई और नाज बेगम को आवाज लगाकर बोली, नाज खाला, हमें भी मेहंदी लगानी है और उस पर सुपर हीरो का नाम लिखवाना है। तभी नाज बेगम चाहत की बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसकी नादानी को समझते हुए प्यार से समझा कर बोली, नहीं चाहत बेटा, ऐसे मेहंदी पर नाम नहीं लिखवाते, अब चलो हम आपके ब्यूटीफुल डिज़ाइन की मेहंदी लगवाते हैं। नाज बेगम की बात सुन चाहत क्यूट से अंदाज में अपने पैर पटकते हुए बोली, नहीं खाला जान, हमें तो सुपर हीरो का नाम ही लिखवाना है, ईशा दी ने भी लिखवाया है। तभी नाज बेगम प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर, बेटा वो रेहान की होने वाली दुल्हन है ना, तो वो लिखवा सकती है, पर आप नहीं, क्योंकि यह नाम सिर्फ एक दुल्हन की हाथों में उसके दूल्हे का लिखा जाता है। और आज तो ईशा दीदी दुल्हन है ना, आप तो मेरी प्यारी गुड़िया हो, मेरी बात मानोगी ना? नाज बेगम की बात को सुन चाहत का मुंह मायूस हो गया और वह बड़ी हसरत भरी निगाहों से ईशा की मेहंदी देखते हुए हाँ में सर हिलाकर बोली, ठीक है खाला, आप कहती हैं तो मान जाते हैं, लेकिन आप हमारी भी अच्छी सी मेहंदी लगवा देना। हाँ हाँ मेरी गुड़िया, ठीक है लगवा देंगे, अब चलो हमारे साथ।
नाज बेगम चाहत को मनाकर अपने साथ ले गई और रात का वक्त जब घर में सभी लड़कियां और मेहमान थक हार कर सोई हुई थी, क्योंकि आज का दिन काफी थकान भरा था, सभी लड़कियों की हाथों पर खूबसूरत डिजाइनदार मेहंदी लगी हुई थी। चाहत अपने हाथ में लगी हुई मेहंदी के सूख जाने के बाद स्माइल करते हुए उसे वॉश करते हुए बोली, खाला जान ने कहा था मेहंदी जब सूख जाए तभी इसे वॉश करना, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। अब देखना पूरी शादी में सबसे खूबसूरत मेहंदी हमारी ही होगी। कल तो सुपर हीरो और ईशा दीदी की शादी है, हमें सबसे खूबसूरत दिखना है और क्यूट भी। इतना कहकर वह स्माइल करते हुए अपने हाथ धो लेती है। जरा देख तो हमारी मेहंदी कैसी लग रही है। इतना कहकर वह खुश होकर जैसे ही अपनी मेहंदी देखती है, अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। या खुदा, ये कैसे हुआ? हमने तो इसको डिजाइन बनवाया था, तो ये सुपर हीरो कहाँ से आ गया? चाहत आंखें फाड़े अपनी मेहंदी देख रही थी, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आया और अब वो बच्चों की तरह जल्दी से दौड़कर नाज बेगम के सामने जाते हुए बोली, खाला जान, ये देखिए हमारे मेहंदी। चाहत, अभी नहीं बेटा, अभी हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आज दिन काफी थकान भरा था इसलिए हम सोने जा रहे हैं। सर दर्द हो रहा है, ठीक है खाला जान, आप सो जाए, हम आपका सर दबा देते हैं। इतना कहकर चाहत नाज बेगम के बगल में बैठकर उनका सर दबाने लगी और अपनी बात कहना ही भूल गई। अगली सुबह आज शादी का दिन था। सब शादी की तैयारी में लगे हुए थे जो लगभग पूरी हो चुकी थी। दादा जान घबराहट में इधर उधर टहल रहे थे। यह खुदा, क्या हो गया है इस लड़के को? निकाह का वक्त हो रहा है, काजी साहब भी आ चुके हैं, लेकिन ये रेहान, इनका तो कुछ भी अता पता नहीं है। कब से कॉल ट्राई कर रहे हैं, कॉल भी नहीं लग रहा। दादा जान गुस्से से मुंह बनाते हुए हेड सर्वेट पप्पू को आवाज देकर बोले, पप्पू, शमशेर अली को कॉल लगाओ। उधर रेहान ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग अटेंड कर रहा था, जैसे उसे इस शादी से कोई मतलब ना हो, और वहीं बाहर शमशेर अली कॉरिडोर में खड़े काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनका फोन बार बार बज रहा था। उन्होंने घबराते हुए अपनी नज़र फोन की तरफ दौड़ते हुए कहा, या खुदा, अब हम क्या करें? बार बार खान साहब की कॉल आ रही है और रेहान कर है कि उन्होंने डिस्टर्ब करने से साफ मना कर रखा है। अब हम क्या करें? हमारे तो आगे कुआं है और पीछे खाए। अली बाबा अपना सलाइवा गटकते हुए एक गहरी सांस लेते हैं और माथे पर आ रहे पसीने को पोंछते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कॉल रिसीव की। हाँ, हेलो। तभी फोन की दूसरी तरफ से दादा जान की गुस्से भरी दहाड़ती हुई आवाज उनके कानों में गई, शमशेर अली, रेहान कहाँ है? आज उनकी शादी है और वह अब तक गायब है। कब से उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, वो हमारा फोन भी रिसीव नहीं कर रहे। आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? जी बहादुर साहब, वह दरअसल, आई डोंट वॉन्ट हियर एनी एक्सक्यूजेस अली, हम कुछ नहीं जानते। आधे घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, हमें रेहान आधे घंटे में घर चाहिए, वरना आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये सुनकर अली बाबा घबराई हुई आवाज में बोले, जी बहादुर साहब। दादा जान कॉल कट कर देते हैं और अली बाबा के चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ काजी जी आ चुके थे और उन्होंने दुल्हन को लाने के लिए कहा, क्योंकि हाल में फ्लावर पार्टीशन किया गया था। एक साइड दुल्हन और उसकी सहेलियां थी तो दूसरी तरफ साइड दूल्हा अपने चाहने वालों रिश्तेदारी दोस्तों के साथ बैठने वाले थे। काजी साहब के हुक्म को सुनकर नाज बेगम और बुआ जान ईशा को लेने के लिए उसके रूम में जाती है। इस वक्त शबनम बेगम के होठों पर शैतानी मुस्कान थी क्योंकि उनकी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। उनका दिल तो खुशी से झूम रहा था और वह भी क्यों ना, आखिर उनकी कठपुतली जैसी बेटी बहुत जल्द इस घर की मालकिन बनने वाली थी, जिसके बाद इस घर पर उनका और भी ज्यादा हक होने वाला था। आखिर इसी दिन के लिए तो उन्होंने ईशा को अपनी कठपुतली बना रखा था। अपने दिल में ख्याल ही पुलाव पकाते हुए उन्होंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, ईशा चलो तुम्हें नीचे, काजी साहब। शबनम बेगम ने जैसे ही दरवाजा खोल अगले ही पल सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई और नाज बेगम की भी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दोनों एकदम शॉक हो चुकी थी। शबनम बेगम तो धड़ाम से नीचे बैठ जाती है। तो दोस्तों, आखिर क्या देखा है नाज बेगम और शबनम बेगम ने?
क्या रेहान की शादी हो जाएगी ईशा से या जिया होगी अपने मकसद में कामयाब? और आखिर किस्मत कैसे जुड़ेगी चाहत और रेहान को एक दूसरे के साथ जानने के लिए बने रहिए कहानी में। दोस्तों, ये कहानी मेरी पहली कहानी माय ऑब्सेस्ड माफिया का सीज़न 2 है। अगर आप फर्स्ट सीज़न देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर या मेरी लाइब्रेरी में आपको ये कहानी मिल जाएगी, जो आपको इस कहानी को समझने में मदद करेगी। लेकिन अगर आप इसे नहीं पढ़ना चाहते देन चिल गाइस, कोई टेंशन नहीं है। मैं ये कहानी इतने अच्छे से लिखूंगी कि आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। चैप्टर 21, घर में हुई साजिश, शादी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। इस वक्त शबनम बेगम के होठों पर शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। उनका दिल तो खुशी से झूम रहा था, और वह भी क्यों ना, आखिर उनकी कठपुतली जैसी बेटी बहुत जल्द इस घर की मालकिन बनने वाली थी, जिसके बाद इस घर पर उनका और भी ज्यादा हक होने वाला था। आखिर इसी दिन के लिए तो उन्होंने ईशा को अपनी कठपुतली बना रखा था। अपने दिल में ख्याल ही पुलाव पकाते हुए उन्होंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, ईशा चलो तुम्हें नीचे काजी साहब। शबनम बेगम ने जैसे ही दरवाजा खोल, अगले ही पल सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई, और नाज बेगम की भी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दोनों एकदम शॉक हो चुकी थी। शबनम बेगम तो धड़ाम से नीचे बैठ जाती है, तो वही जब बहुत देर तक नाज बेगम और शबनम बेगम दुल्हन को नहीं लाई, तो दादा जान मुंह बनाते हुए बोले, इन लोगों से कोई काम ढंग से नहीं होता, हमें ही जाकर देखना होगा। एक तो ये रेहान अभी तक गायब है, और दूसरा, या खुदा हम अकेले क्या क्या संभाले, सब के सब नमूने भरे पड़े हैं घर में। दादा जान गुस्से से झुंझलाते हुए जैसे ही ईशा के कमरे की तरफ आए, अगले ही पल सामने का नजारा देखकर उन्होंने शर्म से अपनी नज़र नीचे कर ली और झटके से कमरे से बाहर निकल गए। उनका हाथ अपने आप दिल के पास चला गया था, और आंखों में बेचैनी और घबराहट थी। तभी अली बाबा भी रेहान के साथ वहां पहुंच चुके थे। रेहान कॉरिडोर के रास्ते जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने को हुआ ताकि वह रेडी हो सके, दादा जान को हैरान परेशान खड़े देख वो कंफ्यूज होते हुए बोला, दादा जान व्हाट हैपेंड, आप ठीक तो है ना? रेहान की बात को सुन दादा जान अपने होश में आए। उन्होंने अपनी नज़र उठाकर रेहान की तरफ देखा। इससे पहले वो कुछ कह पाते कि तभी ईशा के कमरे से कुछ शोरगुल सुनाई देने लगा, जिसे सुनकर रेहान का ध्यान कमरे की तरफ गया। वही ईशा के कमरे का नज़ारा देख नाज बेगम के हाथ अपने माथे पर चले गए। या खुदा, ये क्या हो गया? कहते हुए नाज बेगम की आंखें शर्म से झुक गई, क्योंकि इस वक्त ईशा के कमरे में एक लड़का शर्टलेस पीठ के बल लेटा था, और ईशा उसके बराबर में गहरी नींद में सोई हुई थी। उसका मेकअप भी बिगड़ गया था, और ब्लाउज भी थोड़ा सा फटा हुआ था। सीने से दुपट्टा गायब था। यह नज़ारा देखकर ही कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे में क्या हुआ था। तभी शबनम बेगम जोरों से रोने लगती है और अपना सीना पीटने लगती है, मैं लूट गई, बर्बाद होगी, इस नामुराद लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। तभी नाज बेगम ईशा को उठाने की कोशिश करती हैं। ईशा, ईशा उठो उठो। ईशा नाच बेगम अभी उसे उठा ही रही थी जब जिया ने आगे बढ़कर एक जग पानी उसके मुंह पर उड़ेल दिया, और ईशा एकदम से हड़बड़ाते हुए झटके से उठकर बैठ गई। तभी उसके बगल वाला लड़का भी आंखों से उठकर आसपास देखने लगा, और सामने का नजारा देखकर ईशा और उस आदमी की आंखें हैरानी से फैल गई। इससे पहले ईशा कुछ समझ पाती, तभी शबनम बुआ यानी ईशा की मां नाज बेगम को पीछे कर आगे आकर ईशा को एक के बाद एक लगातार 3-4 तमाचे मार देती हैं। उद्धरण चिन्ह। बेशर्म ना मुराद, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करने में? अरे अगर इतनी ही आग लगी थी तो हमसे कहा होता, हम तेरी शादी पहले ही करवा देते, या फिर तुझे बचपन में ही जहर देकर मार देते हैं। कम से कम आज हमें ये दिन तो ना देखना होता। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी तूने बेशर्म। वह गुस्से से ईशा को मार रही थी, चिल्ला रही थी, तो वही ईशा का चेहरा बुरी तरह लाल एक साइड झुका हुआ था। ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वह हैरानी से अपनी मां को देखते हुए चेहरे को थामे हुए आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी। उसका दिमाग फिलहाल के लिए ब्लैंक पड़ा था कि तभी
नाज बेगम जल्दी से आगे जाकर शबनम बेगम को रोकती है। बस कीजिए शबनम आपा, बच्ची को जान से मरेगी क्या? हाँ हाँ मार देंगे हम इसे, छोड़ो हमें नाज बेगम, आज तो हम इसे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। अपनी मां को इस तरह बिहेव करते हुए देखकर ईशा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों और बगल में लेटे हुए उसे आदमी पर गई, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और अब उसे कुछ मामले की गंभीरता का अंदाजा हुआ। वह जल्दी से हड़बड़ाकर बिस्तर से उतरकर खड़े होते हुए बोली, अम्मी जान ये सब झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये गलत है अम्मी जान। नाज मामी जान हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हम नहीं जानते यह आदमी यहाँ कैसे आया और हम। इससे पहले ईशा आगे कुछ कहती तभी वह लड़का जो उसके बगल में सोया हुआ था, अपने चेहरे पर थोड़ी परेशानी भरे एक्सप्रेशन लाते हुए आंखों में आंसू लिए ईशा से बोला, ईशा ये तुम कैसी बातें कर रही हो स्वीट हार्ट? देखो मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से बहुत डरती हो, लेकिन डार्लिंग हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब तो भावनाओं में बहकर हम दोनों ने वह कर दिया है जिसके बाद अब हम अपने कदम पीछे नहीं ले सकते। देखो मुझे अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी चिंता है और तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, तुम्हें अपनी इज्जत बनाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उस लड़के की बात को सुन हुआ जान गुस्से से दांत पीसते हुए उसका कॉलर पकड़कर बोली, ए लड़के ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा? एक तो मेरी बेटी को बहकाकर शादी वाले ही दिन उसके साथ यह सब घिनौना काम किया और अब तू उसके साथ शादी करके बचकर जाना चाहता है। अरे तेरे जैसे निकम्मे के साथ शादी करके अपनी बेटी को भेजने से अच्छा है कि मैं उसे जहर देकर मार दूं। और तूने जो किया है इसके बदले तुझे शादी का सेहरा नहीं बल्कि जेल की सलाखें मिलेगी। जिया जल्दी से पुलिस को फोन करो और इस आदमी को। शबनम बेगम गुस्से से लाल पीली हो ही रही थी जब रेहान जो कि अभी अभी कमरे में आया था सामने का नज़ारा देख अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, बस कीजिए आप लोग, ये ड्रामा कमरे की आवाज़ बाहर तक जा रही है और बाहर दुनिया भर के कई रईस और गेस्ट आए हैं, अब इस तरह शोर मचाकर अपनी इज्जत दुनिया के सामने उछालनी है क्या? जो होना था सो हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब सोचना यह है कि बची हुई इज्जत को कैसे बचाया जाए। अब ये सब देखने के बाद हम तो यह शादी करने से रहे, बेहतर होगा अब ईशा की शादी इसी लड़के से हो जाए। मिसेज खान ईशा को अपने रूम में लेकर जाए और इसका हुलिया ठीक कीजिए। तभी शबनम बेगम गुस्से से चिल्लाते हुए, नहीं कभी नहीं, ये नामुमकिन है, हम इस बिगड़े हुए लड़के से ईशा की शादी नहीं करेंगे। आपको करनी होगी आंटी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। वह लड़का अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर अपनी और ईशा की कुछ फ़ोटो उन्हें दिखाते हुए बोला, ये देखिए यह है सबूत, आपकी बेटी ने आपके डर के मारे यह बात किसी को नहीं बताई। देखिए प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मैं। और इससे पहले वह लड़का आगे कुछ कहता, रेहान गुस्से से कमांड देते हुए बोला, बस बहुत हो गया, फैसला हो चुका है। शबनम बुआ जान आप माने या ना माने लेकिन अब ईशा की शादी इस लड़के से होकर रहेगी, क्योंकि अब ये सिर्फ आपकी फैमिली का नहीं बल्कि खानदान की इज्जत का सवाल है। हम नहीं चाहते कि आज जो कुछ भी हुआ कल की न्यूज़ हेडलाइन में वह लोगों के लिए मिर्च मसालेदार चटकारे लेने का जरिया बन जाए, इसलिए जो कह रहे हैं वो कीजिए। हमारा फैसला है कि ईशा की शादी अभी और इसी वक्त होगी और अगर किसी ने हमारे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना होगा। इतना कहकर रेहान गुस्से से कमरे से बाहर निकला। अली बाबा इस लड़के को उठाए और 10 मिनट में इसे शादी के लिए तैयार करे, और हाँ खबरदार जो इस कमरे की बात कमरे से बाहर गई हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी रेहान सर, इतना कहकर अली बाबा जल्दी से अपने काम में लग गए और थोड़ी ही देर में ईशा और सम्राट का निकाह हो जाता है। ईशा बस चुपचाप अपनी बर्बादी देख रही थी। उसने अपनी बात साफ करने की कोशिश की लेकिन उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था। वही जिया के फेस पर मिस्टीरियस स्माइल थी। आधे घंटे बाद ईशा का निकाह हो चुका था और सभी मेहमान जा चुके थे। वही ईशा बुरी तरह रो रही थी क्योंकि अब उसे अपनी ही फैमिली की घिन भरी नज़रों को बर्दाश्त करना पड़ रहा था।
उसकी माँ जो पहले ही उसे उखड़ी उखड़ी रहती थी अब उससे नफरत करने लगी थी, तो वही सम्राट के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। वह अंदर ही अंदर खुश होते हुए खुद से बोल, अरे वह सम्राट, क्या किस्मत चमकी है तेरी, कितने बड़े घर में हाथ मारा है तूने, अब तो ऐश की लाइफ जिएगा तू। पहले तो मैंने सोचा था इस खूबसूरत गाय जैसी लड़की को ब्लैकमेल करके इससे अच्छे पैसे निकलवा लूंगा, थोड़े बहुत मजे भी ले लूंगा, लेकिन अब तो यह मेरे लिए सोने की अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है। वाह भाई वाह, किस्मत हो तो ऐसी। थैंक यू फॉर जिया मेरी जान, सौ चुड़ैल मेरी होगी जो, यह एक डायन जैसी बहन मेरी प्यारी गाय जैसी भोली भाली बीवी को मिली है। कहते हुए सम्राट के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी और वह कुछ दूरी पर खड़ी जिया को देखकर आंख मारता है, जिसे देखते ही जिया का मुंह बन गया, लेकिन फिलहाल वह भी खुश थी। वही नाज बेगम शबनम बेगम को और चाहत ईशा को संभाल रही थी। हालांकि उस बेचारी को इतनी ज्यादा जानकारी तो नहीं थी क्योंकि वह अभी सिर्फ 12 साल की थी और वह कमरे का नजारा भी नहीं देख पाई थी क्योंकि उसे बिहान ने ही रोक लिया था, लेकिन परिवार के टेंशन भरे माहौल को वह पहचान चुकी थी। तभी रेहान एक नज़र दादा जान को देख अली बाबा से बोला, अली बाबा दादा जान विदाई की तैयारी की जाए। और यह सुनते ही सम्राट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह तुरंत ही गिरगिट जैसा रंग बदलकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, मिस्टर खान दादा जान मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए पर मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। बड़ी मुश्किल से खुद के खर्चे पर अपनी पढ़ाई अफोर्ड करता था, इधर उधर पार्ट टाइम जॉब करता था और अभी फ़िलहाल मैं कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ और ऐसी जगह पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बीवी को, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर मुझे कुछ दिन की मोहलत मिल जाती तो मैं बहुत जल्दी अपना कहीं और इंतजाम करके। इतना कहकर वह शर्मिंदगी से अपनी नज़र झुका लेता है और उसकी बात को सुन दादा जान बस अपनी गर्दन हिला देता है। नाज बेगम उनके रूम को रेडी कराए। दादा जान का हुक्म सुनते ही बुआ जान गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, देखा देखा, हमने कहा था ये लड़का हमारी बेटी के काबिल ही नहीं है, अब तो यह अनाथ और लावारिस भी है और ऊपर से नकारा भी। बाद सी नज़र है हमारी। या खुदा या खुद, हमें तो अभी से अपनी बेटी का डूबा हुआ भविष्य नजर आ रहा है। काश काशी मौका आने से पहले ही हम इसे जिंदा जलाकर मार देते या टुकड़ों में काट देते, फिर खुद को भी गोली मार लेते। अरे ना मुराद, ये काम करने से पहले कम से कम अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोचा होता। अब तो दुनिया थूकेगी हम पर, अब हमारी मासूम जिया की शादी कैसे होगी। या खुद हमारे शौहर को बुलाने से पहले आप हमें भी उनके साथ ही ले जाते हैं, कम से कम यह दिन तो ना देखना पड़ता। इतना कहकर हुआ जान गुस्से से दोबारा ईशा को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी जब दादा जान गुस्से से उन्हें वार्निंग देते हुए बोले, बस शबनम, जो होना था सो हो गया है, अब छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। अब बेहतर है बच्चों को एक्सेप्ट करो, उनकी खुशी में ही माँ बाप की खुशी है। और बात अगर सम्राट के काम धंधे की है तो हम देखते हैं क्या करना है। नाज बेगम जाए, शबनम को उसके कमरे में ले जाए। जिया चाहत, तुम ईशा को संभालो और अब हमें इस मामले में कोई बात नहीं सुननी, समझ गए सब। इतना कहकर दादा जान अपने कमरे की तरफ चले गए और ऐसे ही धीरे धीरे सब अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह खान विला का माहौल काफी ज्यादा सीरियस था। सुबह सब निंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सिर्फ शबनम बेगम और रेहान ही वहां मौजूद नहीं थे। चाहत और बेहान अपने स्कूल और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी दादा जान सम्राट की तरफ देखकर, तुम्हारा ये फाइनल ईयर है ना, तो हमने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करके हमारे ऑफिस में आ जाना, तुम्हारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब मिल जाएगी। ये सुन सम्राट, जिसके दिल में लड्डू फूट रहे थे, चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोला, थैंक यू दादा जान। वैसे सच कहूँ तो अगर मैं अकेले रहता तो आपकी इतनी बड़ी मदद कभी नहीं लेता, पर क्योंकि मुझे ईशा को उसकी कंफर्टेबल लाइफ देनी है तो मुझे ना चाहते हुए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आप लोगों से हेल्प लेनी ही होगी। पर आप चिंता मत कीजिए दादा जान, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बहुत जल्द मैं काम सीखकर आप लोगों के बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुँचाऊँगा। ये सुनकर दादा जान धीरे से हाँ में सर हिला देते हैं। वही चाहत और विहान एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। चाहत भिंडी की सब्जी, जो कि विहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसकी प्लेट में रख रही थी,
तो बिहान भी उससे बदला लेने के लिए उसके आगे करेला कर देता है। ये देखकर चाहत अपनी आंखें और नाक सिकोड़कर उसे घूरने लगी और वह दोनों कांटे और चम्मच से एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। तभी दादा जान दोनों को घूरते हुए, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बच्चों की तरह मस्ती करना बंद करो, अब बड़े हो गए हो, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, अपनी स्टडी पर फोकस करो, समझ आया? और दादा जान की बात को सुन चाहत और बिहान जल्दी से शरीफ बच्चों की तरह 2-4 बार सर हिला देते हैं और फिर दोबारा एक दूसरे को घूरते हुए खाने लगे। उन दोनों की मस्ती को देखकर जहां नाज बेगम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, तो जिया जल भूनकर राख हो रही थी। ईशा की नज़र सिर्फ अपनी मां को ढूंढ रही थी, क्योंकि वह अभी तक खाना खाने नीचे नहीं आई थी। तभी उसने हल्की दबी हुई आवाज में नाज बेगम से कहा, मामी जान व अम्मी जान अभी तक। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती कि तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, किसी के रोने की तो किसी के चीखने और चिल्लाने की। तभी दादा जान थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोले, ये शोर कैसा, क्या हो रहा है बाहर? और इससे पहले वह आगे कुछ कहते हैं तभी पप्पू भैया भागते हुए आते हैं और घबराए हुए बोले, बड़े मालिक गजब हो गया, वह शबनम मैडम। और अगले ही पल उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस।